नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देहरादून में बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 2 केंद्रीय मंत्रियों की रैलियों के बाद अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस बात की जानकारी बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 28 मई को दोपहर को देहरादून पहुंचेंगे और 30 मई तक प्रदेश में रहेंगे। इस दौरान वो बूथ स्तर से लेकर कोर कमेटी तक की बैठकों में शामिल होंगे और संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही सरकार द्वारा किए गए विधायकों के प्रदर्शन का भी आकलन करेंगे। पार्टी के लिए ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी सार्वजनिक स्थानों पर नमाज को लेकर सख्त रुख देखने को मिला। आपको बता दें, मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि देवभूमि उत्तराखंड में सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी और कानून व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी मुख्यमंत्री के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ना उचित नहीं है, क्योंकि इबादत के भी नियम होते हैं। उनके अनुसार यदि नमाज के कारण एम्बुलेंस जैसी आपात सेवाएं बाधित होती हैं या आम लोगों को परेशानी होती है तो ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। शम्स ने बताया कि ईद की नमाज इस बार 2 शिफ्ट में कराए जाने का निर्णय लिया गया ताकि सड़कों पर जाम की स्थिति ना बने। उन्होंने ये भी कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक और मुसलमान के तौर पर वो इस व्यवस्था का समर्थन करते हैं और यदि किसी धार्मिक गतिविधि से दूसरे को परेशानी हो तो ये सही नहीं माना जा सकता। देखिए, ईद का त्यौहार सामने है और वक्फ बोर्ड ने भी ये कहा है कि कोई भी ऐसे जानवर की कुर्बानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो प्रतिबंधित है और जिससे आपसी सौहार्द खराब हो सकता है। कोई भी अगर ऐसे जानवर की कुर्बानी करता है, ना इस्लाम में इसकी इजाज़त है और ना देश का कानून और संविधान इसकी इजाज़त देता है। ऐसा फितना फैलाने वाले हर व्यक्ति के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इसलिए माहौल, ईद का एटमॉस्फेयर को ख़राब करने की कोई भी गड़बड़ी ना करे, नहीं तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तरकाशी जिले के हर्षिल क्षेत्र में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं को, सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों का जायजा लिया। निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे निरीक्षण अभियान के तहत ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे आगामी चुनावों के लिए व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा सके। तो आपको बता दें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इसका पूरा निरीक्षण किया। निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों की जांच भी की। तो आपको बता दें, उत्तरकाशी के हर्षिल में पोलिंग बूथ का पूरा निरीक्षण जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा किया गया। निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों की भी जांच की। इस दौरान उन्होंने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, निरीक्षण किया। निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों की भी जांच की। तो उत्तरकाशी में पहुंचे हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग ने भी मतदान केंद्रों की जांच जो है वो तेज कर दी है। तो हर्षिल पोलिंग बूथ का निरीक्षण करने के लिए निर्वाचन आयुक्त पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने सभी जगहों का निरीक्षण किया। अब रुक कर लेते अगली खबर की। रामनगर के शिवलालपुर चुंगी क्षेत्र में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, ड्यूटी कर घर लौट रहे करीब 40 वर्षीय शंकर दत्त पांडे को तेज रफ्तार स्कूल वैन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग ने तुरंत घायल की मदद करते हुए 108 एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी। घायल युवक को
रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालात गंभीर देखने को मिले। उन्हें हायर सेंटर में उसके बाद रेफर कर दिया गया। आपको बता दें, चिकित्सकों के अनुसार उनके हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं और फ्रैक्चर है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और उन्होंने क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण, स्कूल वैन की निगरानी और सड़क सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। तो आपको बता दें, घायल युवक हल्द्वानी रेफर कर दिए गए, जहां उसकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। तो तेज रफ्तार वाहनों के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। उसके बाद से लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो आपको बता दें, तेज रफ्तार स्कूल वैन ने युवक को टक्कर मारी, जिसमें वो युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल होने के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां उसकी इलाज चल रही है। तो एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और तेज रफ्तार स्कूल वैन ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। हालांकि घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो रामनगर का ये पूरा मामला है, जहां एक तेज रफ्तार स्कूल वैन ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। जो कि एक पेशेंट है शंकर दत्त पांडे, जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है, जो कि गेबुआ खास का रहने वाला है। इसका एक सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें ये बाइक पे था और बताते हैं कि कोई स्कूल की वैन थी जिससे इसका एक्सीडेंट हुआ था। मरीज़ हमारे पास लगभग 7:30 बजे के लगभग आया था, जिसमें हमने मरीज़ को देखा, उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, जिसमें पता चलता है कि मरीज़ की सीधे पैर की एक हड्डी टूट गई है और एक सीधे कलाई की हड्डी टूट गई है, जिसमें हमने मरीज़ को प्राइमरी ट्रीटमेंट पूरा दे दिया है और आगे फर्दर इवैल्यूएशन के लिए हमने सुशीला तिवारी के लिए रेफर कर दिया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरिद्वार में जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रसाद ने पंचायत प्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक में सख्त निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को छोटी छोटी समस्याओं के लिए उच्च स्तर पर न जाना पड़े। बैठक में जनपद के 25 मिनी सचिवालयों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अतुल प्रसाद ने कहा कि इन सचिवालयों को अब राष्ट्र निर्माण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने जन सुनवाई का पूरा रिकॉर्ड रखने की बात कही और शिकायत रजिस्टर्ड अनिवार्य रूप से मेंटेन करने के भी निर्देश दिए। साथ ही जिन मामलों का समाधान स्थानीय स्तर पर ना हो सके, उन्हें सीधे उच्च अधिकारियों तक पहुंचने और भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी बात कही। तो स्थानीय समस्याएं गांव में ही सॉल्व हो जाए, ये निर्देश जो है पंचायत की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारी तक ये संदेश ना जाए, पंचायत स्तर पर ही इसका निपटारा जो है वो कर लिया जाए। इसके लिए कई दिशा निर्देश जो है वो अधिकारियों को देगा। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। देहरादून के पैंसिया हॉस्पिटल में लगी आग के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि घटना के दौरान अस्पताल से 14 से 15 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया था, लेकिन इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई। मृतका के बेटे की तहरीर के आधार पर नेहरू कॉलोनी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की हड़ताल पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि यदि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो इंसिडेंट पनेशा अस्पताल में हुआ था, जहां उनके आईसीयू में एसी में ब्लास्ट के कारण आग लग गई थी और वहां से तकरीबन 14 से 15 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था, जिसमें कि तत्काल जो थाना पुलिस है, उसके बाद हमारा फायर सर्विस हो गया और उसके बाद हमारी जो एसडीआरएफ की टीम थी, उनके द्वारा पहुंचकर फर्स्ट रेस्पॉन्डर की तरह तत्काल प्रभावितों को वहां से शिफ्ट किया गया और उनको कैलाश अस्पताल जो है भर्ती करवा दिया गया था। वहाँ पे एक लेडी श्रीमती वीरवती, जो कि 19 तारीख को भर्ती हुई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में उनके जो पुत्र हैं श्री सन्नी पाल, जो कि कामली रोड के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक तहरीर जो है थाना नेहरू कॉलोनी पर इस घटनाक्रम के संबंध में दी गई थी
उसमें जो है हमारे द्वारा धारा 106(1) BNS के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसकी जांच जो है हमारे फव्वारा चौक इंचार्ज श्री धनीराम पुरोहित जी संसद। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पौड़ी जिले और आसपास के हिमालयी क्षेत्रों में जंगलों में लगातार लग रही आग के कारण वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की भौतिकी विभाग स्थित हिमालयी वातावरणीय और अंतरिक्ष भौतिकी शोध प्रयोगशाला द्वारा जारी चतुर्थ सूचना बुलेटिन में स्थिति को चिंताजनक बताया गया। रिपोर्ट के अनुसार AQI लगभग 390 तक पहुंच गया है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक स्तर माना जाता है। श्रीनगर, गढ़वाल और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में गिरावट, तापमान में वृद्धि, ब्लैक कार्बन के बढ़ते स्तर और वनाग्नि के प्रभावों को वैज्ञानिक रूप से रेखांकित किया गया। हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के भौतिकी विज्ञान के डॉक्टर आलोक चंद्र गौतम ने कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ समाज और पर्यावरण संरक्षण में भी मिलना चाहिए। वहीं प्रोफेसर MM सोमवाल ने कहा कि लगातार हो रही वनाग्नि प्रकृति और वन्य जीवों के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है, जिसे रोकना अत्यंत आवश्यक है। एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, हिम्मती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो लगातार शोध हो रहे हैं, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि वायु की गुणवत्ता को लेकर के जो इस समय जो परिणाम निकल के आए हैं, उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक श्रीनगर गढ़वाल घाटी का, जो कि हम कहते हैं कि बहुत ही क्लीन एनवायरनमेंट है यहाँ का, और इस समय 390 के आसपास पहुँच गया है, जो कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार ये सीवियर की श्रेणी में आता है। यहाँ की जो आबो हवा है उसमें इस तरीके के पॉल्यूटेंट्स और इस तरीके के प्रदूषण का होना यहाँ की इकोसिस्टम के लिए ठीक नहीं है। और हमने लगातार देखा है कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट फायर एपिसोड्स हैं वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज होते जा रहे हैं, और पूरी गढ़वाल घाटी में धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से वायु की गुणवत्ता खराब होने के कारण यहाँ पर स्वास्थ्य पर तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ ही रहा है, साथ ही यहाँ की आबो हवा, यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा लगभग 60 से लेकर के 110 से 120 तक मैक्सिमम रहता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। उत्तराखंड में मई महीने में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में चिलचिलाती धूप, हीट वेव के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। आपको बता दें, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक गर्म हवा और लू के थपेड़ों से हालात भी खराब हो रहे हैं, जिससे लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दशकों में इतनी भीषण गर्मी नहीं देखी गई। लोग बाहर निकलने से पहले मुंह ढककर और पानी साथ लेकर निकल रहे हैं। वहीं मजदूरी करने वाले लोगों के लिए ये स्थिति बेहद कठिन हो गई है। बिजली कटौती ने भी लोगों की परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जहां एक बेड पर 2-2 मरीजों को रखना पड़ रहा है। चिकित्सकों ने लोगों से दिन के समय घर में रहने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। से केंद्र में उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। अभी भी हमारे बेड फुल हैं और कहीं कहीं पर तो एक बेड पर 2-2 मरीज भी भर्ती हैं। तो इसी को देखते हुए मैं जसपुर की जनता से कहना चाहूँगा कि बाहर जो भी ठेले पर या कहीं भी है, उस तरह का कोई भी चीज़ का यूज़ ना करें, सिर्फ घर की चीज़ों का यूज़ करें, पानी पीते रहें, और जो भी गर्मी है, जैसे खासकर पीक आवर दिन के 10 बजे से 3-4 बजे तक के, उसमें बाहर का कोई भी गर्मी का काम ना करें, उसमें आराम कर लें और अपनी पारी को शिफ्ट में बांट लें कि सुबह 5 बजे से 10 बजे तक या शाम को 4 बजे से 8-9 बजे तक। भयंकर गर्मी है। ऐसी गर्मी मेरी 62 ईयर्स ओल्ड में आदमी हूँ, लेकिन मेरे टाइम में इससे भयंकर गर्मी मैंने नहीं देखी। बाहर निकलना दूभर हो गया है। इस समय मैं अपनी सुबह मिसेज की दवाई दिलवाने के लिए डॉक्टर पारितोष जोशी के यहाँ गया हूँ, आवास विकास में। वहाँ मरीजों की लाइन लगी पड़ी है, बहुत बुरा हाल है। और ये एक प्राकृतिक, इसको मैं आपदा भी अगर कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन हमारे नगर निगम को या हमारे शहर वासियों को, जो अच्छे धनाढ़ व्यक्ति हैं, उनको ये चाहिए कि कुछ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, गरीबों के लिए बैठने के लिए। अब रुक कर लेते अगली खबर की। ऋषिकेश में
आबकारी विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नैनीताल जिले के तुमड़िया डाम मालधन का निवासी बताया गया है। टीम ने रोशा फार्म क्षेत्र में उसके कब्जे से 40 प्लास्टिक पन्नियों में करीब 40 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। जांच में सामने आया कि आरोपी ये शराब आशा कौर पत्नी दर्शन सिंह को अवैध बिक्री के लिए देने आया था। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रामनगर में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। एसएसपी नैनीताल के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत रामनगर पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गुंडा एक्ट के तहत 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया है। कोतवाली पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार केवल सिंह निवासी बाजपुर, हाल निवासी चोई और रामनगर और इमरान निवासी फौजी कॉलोनी पुछड़ी नामनगर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस टीम दोनों अभियुक्तों को जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर छोड़कर प्रतापपुर बॉर्डर काशीपुर तक गई। साथ ही दोनों को सख्त चेतावनी दी गई है कि अगले 6 महीने के भीतर बिना अनुमति जनपद की सीमा में प्रवेश किया तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब रुक कर लेते अगली खबर की। रुड़की के चरबेड़ा विधानसभा क्षेत्र के चरबेड़ी खुर्द गांव में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर के दौरान बड़ा हंगामा हो गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तराखंड के राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल और ग्रामीणों के बीच मामूली कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि लाउड स्पीकर पर गाने बजाने और विकास कार्यों को लेकर पूछे गए सवालों के बाद ये विवाद बढ़ गया। स्थिति बिगड़ने पर दोनों पक्षों में झड़प और अफरा तफरी मच गई। सूचना पर झड़बेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।